Good morning, dear students. So बेटा we are discussing about chapter number 4, the making of a global world। और कल हमने किया था पोस्ट वॉर रिकवरी एंड मास प्रोडक्शन। तो बेटा आपको याद होगा मास प्रोडक्शन की बातें चल रही थी। एंड हु वाज द पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन? हेनरी फोर्ड। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने अपने टी मॉडल जो कार थी उसकी फैक्ट्री में जो डेट्रॉइट में उसने नया कारखाना लगाया था, वहाँ पे वो मेथड अप्लाई किया। ठीक है, एंड उससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया और बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने की वजह से कारों की जो कॉस्ट थी वो भी घट गई। ठीक है, चलो अब हम करते हैं आगे, पेज नंबर 94 पे आ जाओ। सो फोर्डिस्ट, लास्ट पैरा बेटा, फोर्डिस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस सोन स्प्रेड इन यूएस। अब जो फोर्ड ने तरीका लगाया था कन्वेयर बेल्ट वाला, धीरे धीरे वो पूरे यूएस में फैल गया। ठीक है, सबको अच्छा लगा, भाई बढ़िया ये तो तरीका, भाई क्या है कि वर्कर बिल्कुल भी ढील नहीं बरत सकता, ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा। दे वर ऑल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप इन 1920s, और 1920s में यूरोप में भी वही तरीका इस्तेमाल होने लग गया। मास प्रोडक्शन लोवर्ड कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स। उसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा उत्पादन होने लगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो कीमतें जो थी वो कम होने लग गई, क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा होने लगती है ना तो उसकी कॉस्ट कम होने लगती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। So thanks to higher wages, more worker could now afford to purchase durable consumer goods such as car। अब आपने देखा था हेनरी फोर्ड ने अपने वर्कर की सैलरी बढ़ा दी थी भाई, ताकि वो काम छोड़ के ना जाएं, तो उनकी इनकम तो डबल हो गई थी सीधी। ठीक है, तो इसी तरह काम बढ़ने लगा, लोगों को सैलरी ज़्यादा मिलने लग गई, सैलरी ज़्यादा मिलने लग गई तो अब लोग जो थे खर्चा भी करेंगे, जब इनकम होएगी तो खर्चा भी करेंगे लोग। सो नाउ पीपल स्पेंडिंग देयर मनी। ठीक है, एंड नाउ दे वर परचेजिंग सम अदर गुड्स। उन्होंने खाने पकाने के सिवा और भी चीज़ें इस्तेमाल शुरू कर दी। ठीक है, जैसे कि कारें वगैरह भी अब उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया, उनके पास ठीक ठाक पैसा आने लग गया था। अदरवाइज़ पहले तो कार कौन खरीदता था? बहुत ज़्यादा रिच पर्सन। अब क्या है, मीडियम पर्सनस के पास भी इतना पैसा आ गया कि वो भी कारें खरीद सकते थे। कार प्रोडक्शन इन यूएस रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1919 टू मोर देन 5 मिलियन इन 1929। एक टाइम पे 1919 में 2 मिलियन 20 लाख कारें अगर यूएस में बन रही थी, तो 1929 तक 50 लाख कारें यूएस में बन रही थी। So there was a spurt in purchase of refrigerator, washing machine, radio, gramophone player, all through a system of hire purchase। ठीक है, अच्छा उसी टाइम पे क्या हुआ, हायर परचेज सिस्टम शुरू हो गया। हायर परचेज सिस्टम किसको बोलते हैं बेटा? आजकल भी आप देखो ऐसे किश्तों पे सामान मिलता है। ठीक है, जैसे बजाज वालों के कार्ड बनते हैं, क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है, आप अगर कोई चीज़ नया खरीदना चाहते हो और अभी आपके पास पैसा नहीं है देने को, तो आप क्या कर सकते हो, आप किश्तों पे ले सकते हो। ठीक है, मंथली किस्त पे करते रहो। ये सिस्टम हायर परचेज वाला सिस्टम कहते हैं हम इसको। तो ये सिस्टम कोई नया नहीं है, ये ऐसा नहीं है अभी 2-4 साल पहले शुरू हुआ है किस्तों वाला सिस्टम, ये तो बहुत पुराना है। अमेरिका में 1920s का जो पीरियड है, 30s का जो पीरियड है, उस टाइम पे बैंकों ने हायर परचेज सिस्टम की फैसिलिटी लोगों को दी, किस्तों पे सामान मिलने लग गया, तो लोगों ने धड़ाधड़ भी लिया। तो लोग अब फ्रिज ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, रेडियो ले रहे हैं, टीवी तो उस टाइम नहीं होता था, ग्रामोफोन प्लेयर होता था। आपने देखा होगा एक बड़ा सा ऐसे लकड़ी का डिब्बा से के ऊपर एक छोटा सा स्पीकर सा लगा रहता था, वो ऐसे बड़ी सी सीडी घूमती थी। ठीक है, तो इस तरह के म्यूज़िक प्लेयर जो थे वो बिकने लग गए, यानी जो भी उस टाइम पे एक अच्छी कंडीशन के सामान थे, ठीक है, वो सब बिकने लग गए। ओके, द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, etc वर ऑल्सो फ्यूल्ड बाय अ बूम इन हाउस कंस्ट्रक्शन एंड होम ओनरशिप, फाइनेंस वंस अगेन बाय लोन। दूसरा, जब ऐसे लोन मिलने लग गया, किस्तों वाला सिस्टम हो गया, तो लोगों ने घर भी खरीदे। अब घर खरीदेंगे तो उसको फर्निश्ड भी करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी, तो धीरे धीरे लोगों ने ये सब परचेज करना शुरू कर दिया। तो जब लोग परचेज करने हैं फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी एक अच्छा खासा फिर से बूम जो था मार्केट में चल रहा है। तो यूएस के अंदर जो बूम था
वो अच्छा था, बट ब्रिटेन में एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसी हालत नहीं थी, वहाँ बल्कि डिक्लाइन था, वहाँ गिर रहा था। The housing and consumer boom of 1920 created a basis of prosperity in US। तो उसी दौरान US ने बहुत तरक्की की, ठीक है, धड़ाधड़ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो बिक रहे हैं, कारें बिक रही हैं, प्रोडक्शन चल रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, बैंक को इंटरेस्ट आ रहा है, तो अमेरिका ने एकदम ग्रोथ करना शुरू किया उस पीरियड में। Large investment in housing and household goods seem to create a cycle of higher employment and income, rising consumption demand, more investment and yet more employment and income। तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और जो ये घर बिकने वाला, घर बनाने वाला सिस्टम था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे लोगों को काम मिला, उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ा, ठीक है, एंड और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई तो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। In 1923, US resumed exporting capital to rest of the world and became largest overseas lender। अब US ने अदर कंट्रीज़ को भी लोन देना शुरू कर दिया और वो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट या फाइनेंस की वर्ल्ड में एक टॉप लीडर बन गया, ठीक है। US import and capital export also boosted European recovery and world trade and income growth over the next 6 years। तो क्या हुआ, US का जो इंपोर्ट था, ठीक है, क्योंकि यूरोप से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो अमेरिका में आती थी, एंड कैपिटल एक्सपोर्ट पैसा जो था वो जा रहा था अमेरिका से, उसने भी यूरोप को काफ़ी हेल्प किया रिकवरी करने में। All this, however, proved too good at last। By 1929, the world would be plunged into a depression such as it had never experienced before। ठीक है, पर ये जो तरक्की थी, ये तरक्की रेत की नींव पे खड़ी थी, ठीक है, यानी ये जो बिल्डिंग बनी थी तरक्की की अमेरिका में, यूरोप में आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जो एकदम से तरक्की आई थी, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, बूम आ रहा है, तेज़ी चल रही है, वो तेज़ी लंबी चलने वाली नहीं थी, ठीक है। और 1929 में तो वो जो सारी तरक्की ताश के पत्तों की तरह ढह गई, ठीक है। तो वो जो पीरियड है 1929, इसको हम कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, यानी कि महामंदी। महामंदी 1929 से लेके 1936 तक चली, ठीक है। अक्सर क्या होता है ना, जैसे अभी क्या होता है कि कुछ वजह से धंधा मंदा हो जाता है, काम नहीं मिलता, ठीक है। एग्जाम्पल आज के हालात देख लो, कोरोना की वजह से मार्केट बंद है, लोगों की दुकानें जो है वो बंद चल रही हैं, और छोटे मोटे रेडी वालों का भी इतना काम नहीं चल रहा। इवन टाइमिंग फिक्स है, अभी सुबह आपको 8 से लेके शाम को 7 बजे तक या 6 बजे तक ही काम करना है, फैक्ट्रीज बंद हैं। तो आप देखो, ये सब बंद होने की वजह से फैक्ट्री ओनर्स ने क्या कर दिया, अपनी लेबर को निकाल दिया। उन्होंने कह दिया भाई जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो वो लोग अब काम छोड़ के क्या चले गए, अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। कुछ को क्या मिल रहा है भाई, हाफ सैलरी देंगे, कुछ को हाफ मिल रही है, ठीक है। कुछ का अपना धंधा था, अपनी दुकानें थी, उनको घर खर्च भी चलाना पड़ रहा है, प्लस में दुकान का भी किराया देना पड़ रहा है, लड़कों की सैलरीज भी देनी पड़ रही है। यानी ये जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन वाला, ये क्या चल रहा है, बस खर्चे हो रहे हैं, इनकम कम आ रही है, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसे टाइम की नींव रखी जा रही है जो आने वाला टाइम एक बहुत मंदी का टाइम आएगा। मंदी क्यों आएगी, पिछले 3-4-5 महीनों में जब तक लॉकडाउन रहेगा आपके पास कोई इनकम नहीं आ रही, अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। तो क्या होगा, अब मेरे पास पैसा नहीं है, पिछले 3-4 महीनों से मान लो मेरे को सैलरी नहीं मिली, तो ऑब्वियसली मैं तो ये सोचूंगा भैया रोटी पूरी होती रहे बहुत है, ज़्यादा कार वार लेने की ना सोचो, क्योंकि ये नहीं पता लॉकडाउन कितना लंबा चलने वाला है, कितने छूट मिलेंगी,
ठीक है, कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, कोरोना तो अभी पूरी तरह ख़त्म ही नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ ज़रूरत पे पैसा लगाऊंगा। मैं ना तो कहीं शिमला चंडीगढ़ घूमने जाऊँगा, ठीक है, ना मैं कोई कार वार लेने की सोचूंगा, ना मैं कोई बड़े ऐसे प्रोजेक्ट लगाने की सोचूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसे सिचुएशन नहीं है, भाई पैसा बहुत है, ऐसी सिचुएशन किसी के पास नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी। और दूसरा आप देख रहे हो बहुत सारी लेबर को काम से निकाला जा चुका है, बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। अब इन बेरोजगारों के पास तो रोटी के ही पैसे नहीं है, क्लियर। तो इकॉनमी में पैसे की घुमा भी नहीं है, उसकी वजह से क्या आएगा, एक महामंदी का पीरियड फिर से देखने को मिल सकता है। तो वो ऐसा कब 1929 में देखने को मिला था, जब पूरी दुनिया में महामंदी आ गई। अब वो महामंदी क्यों आई, उसके रीज़न आप पढ़ो। द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930s। यानी 1929 में महामंदी शुरू हुई, लगभग 1935-36 तक चली, 36 तक मानी जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड। तो इस पीरियड में तमाम दुनिया के हिस्सों में बिजनेस में कमी पाई गई, अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी, बेरोजगारी ज़्यादा हुई, काम धंधे कम हो गए, इनकम कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई। The exact timing and impact of the depression varied across countries। हाँ, ये कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टाइमिंग हो सकती है, जैसे कहीं पे जल्दी रिकवरी हो गई, कहीं पे लेट रिकवरी हुई, ठीक है। तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। बट इन जनरल एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटी वर वर्स्ट इफेक्टेड। हाँ, बट ज़्यादा हिट किसको लगा, एग्रीकल्चर एरिया को ज़्यादा हिट लगा उस टाइम पे। This was because the fall in agricultural prices was greater and more prolonged than that of prices of industrial goods। क्योंकि उस पीरियड में जो कीमतें ज़्यादा गिरी थी वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ज़्यादा गिरी थी कंपैरेटिव टू इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स का कीमत उतना ज़्यादा नहीं गिरा था। द डिप्रेशन वॉज कॉज्ड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर। अब किसी एक फैक्टर की वजह से मंदी नहीं आती, मंदी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रेगाइल द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी वाज। ठीक है, अब देखो वॉर जब ख़त्म हुआ है, वॉर ख़त्म होने के बाद हर कंट्री अपने आप को रिकवरी के लिए लगाएगी। ठीक है, कोई कैसी पॉलिसी बनाएगा, कोई कैसी पॉलिसी बनाएगा। ठीक है, अब ये भी गारंटेड नहीं है भाई सारी कंट्री की पॉलिसी कामयाब हो जाएंगी और सब अमेरिका की तरह ग्रोथ कर जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया भाई ब्रिटेन तो अब पहले जैसी पोजीशन ले ही नहीं पाया, ग्रोथ तो क्या करता। ठीक है, so this was made we have already seen how fragile the post-war world economy was. First, agricultural overproduction remained a problem। अब उस टाइम की जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन क्यों हो गया, मैं आपको एक थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ कि 1929 तक का जो पीरियड था, यानी 27, 28, 29, इस पीरियड में एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन क्यों हो गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल गुड्स के दाम गिरने लग गए। आपको पता है ना, जो चीज़ ज़्यादा आ जाएगी ना मार्केट में, उसका रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे फल वगैरह आते हैं, आप देखो जब मान लो अभी आम आना शुरू हुआ है तो आपको क्या रेट मिलेगा, 100 रुपीज़ पर kg, 120। ठीक है, तो इतना रेट मिल रहा है ना। बट जैसे ही आम का सीज़न आएगा और फुल, आप देखना आपको आधी से ज़्यादा रेडियो पे आम लगा मिलेगा, तब उसके रेट कम होंगे, 50 रुपीज़ पर kg, 40 रुपीज़, 20 रुपीज़ में भी बिकता है। ठीक है, तो यानी कि जब ज़्यादा सप्लाई आती है ना किसी चीज़ की, मार्केट में कोई चीज़ ज़्यादा अवेलेबल हो तो उसका रेट गिर जाता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1919 में, 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर चला। वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप में तो लड़ाई चल रही थी, यूरोप में तो प्रोडक्शन गिर गया। तो अमेरिका से क्या आ रहा था, अमेरिका से वीट आ रहा था, इधर से ऑस्ट्रेलिया से वीट आ रहा था। ठीक है भाई,
ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से वीट आने लग गया। अब अमेरिका से बड़ी अमाउंट में वीट जो था वो यूरोप जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी अमाउंट में वीट जो था वो यूरोप जा रहा है, इंडिया से भी बड़ी अमाउंट में वीट जा रहा था एंड अदर मटेरियल भी जा रहे थे। अब इनको क्या लगने लग गया, मतलब डिमांड इतनी थी कि पूरी नहीं हो रही थी। तो अमेरिकन लोगों को लगा भाई ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उन्होंने जितनी लैंड खाली पड़ी थी वो भी एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दी, बड़े बड़े उन्होंने एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्टर डेवलप कर लिए, कंबाइन हार्वेस्टर, ये जो मशीनी टेक्नोलॉजी से जो यूज़ होता है ना, जैसे कंबाइन आती है गेहूं काटने के लिए, तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है वो अमेरिका में डेवलप हुए थे, क्योंकि वहाँ पे बंदे कम थे, ज़मीन ज़्यादा थी। ठीक है, वहाँ पे एक बंदे के पास भी 1,000 एकड़ की ज़मीन होती थी, जो वो अकेले बस की नहीं थी उसको इस्तेमाल करना या उसमें खेती करना। तो बड़ी बड़ी मशीनों से खेती की जाने लगी, किसान जो थे वो लोन ले लेके मशीनें लेने लग गए और उन अपने खेतों में प्रोडक्शन करने लग गए। तो ज़्यादा एरिया में खेती होने लग गई तो प्रोडक्शन भी बढ़ गया। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा, पहले जब तक वॉर चलता रहा तब तक तो उनका माल जाता रहा, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। जैसे वॉर ख़त्म हुआ यूरोप में प्रोडक्शन होने लग गया। ठीक है, तो अब यूरोप में प्रोडक्शन हो रहा है तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अब गेहूं की डिमांड ये नहीं कर रहे थे। तो इस वजह अब इनको, मान लो एक बंदा अभी पहले 500 एकड़ में खेती करता था, अब 1,000 में कर रहा था और बिक भी रही थी, तो उसको तो लगेगा इस साल 1,000 एकड़ की खेती बिकी है, अगले साल भी बिकेगी, वो इस बार भी 1,000 एकड़ में ही खेती करेगा। बट मान लो इस बार यहाँ पे ऑलरेडी अनाज उगा है तो वो उतने डिमांड नहीं करेंगे, तो इसका तो प्रोडक्शन बचा रह गया ना। ठीक है, तो इस वजह से इन लोगों का जो प्रोडक्शन था वो बचना शुरू हो गया, उसका रेट मिलना उनको कम हो गया। अब ये लोग पहले लोन पे ट्रैक्टर और पता नहीं क्या क्या मशीनरी उन्होंने लोन पे ली थी, ये उसकी किस्तें नहीं पुगा पाए, किस्तें नहीं दे पाए तो बैंक वालों ने इनको डंडा कर दिया। ठीक है, तो यानी कि एक तो इनका प्रोडक्शन नहीं बिका, ऊपर से बैंक वालों के डंडे आ गए, उनकी मशीनें उठाई जाने लगी, यानी इनका जो किसान था उसको हिट पड़ गया। उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कम हो गए। वहीं से शुरुआत हुई 1929 डिप्रेशन की। ठीक है, तो आप आओ बुक में अगेन। So first, agricultural overproduction remained a problem. This was made worse by falling agricultural price. अब कुछ तो इनका पहले ही सारा माल नहीं बिकता था, ऊपर से रेट कम होने की वजह से समस्या जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। As prices slumped and agricultural income declined, farmers tried to expand production and bring a large volume of produce to market to maintain their overall income. ठीक है, अब कीमतें गिर रही थी, बट किसान ये था, वो सोच रहा था जितना पिछले साल कमाया था उतना तो कमाऊं कम से कम, तो वो ज़्यादा एरिया में खेती करके ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा रहा था ताकि कम रेट में भी अगर बिके तो पिछले जितना तो इनकम आ जाए। बट उसको ये नहीं पता था कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कीमतें और गिरेंगी बढ़ने की बजाय। So this worsened the glut in market, pushing down prices even further. Farm produce rotted for a lack of buyer. तो अब और पहले प्रोडक्शन नहीं बिक रहा था, और ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया और रेट गिर गए, तो इस वजह से एग्रीकल्चरल मार्केट तो पूरी तरह से क्या हो गया, पिटना शुरू हो गया। ठीक है, और अब तो उन कईयों को तो खरीदार ही नहीं मिल रहे थे। तो एक प्रॉब्लम तो क्या थी, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। अब आते हैं सेकंड रीज़न डिप्रेशन के। इन द मिड 1920s मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन फ्रॉम यूएस। तो 1920s में, यानी कि ये जो पीरियड रहा, ठीक है, वॉर ख़त्म होने के बाद, तो उन्होंने यूएस से काफ़ी लोन ले लेके अपने जो प्रोडक्शन है की, कुछ ने वॉर के टाइम पे भी लोन लिए थे। While it was often extremely easy to raise loan in US when the going was good, तो जब तक सब सही चल रहा था यूएस भी सबको पैसा दे रहा था उधार पे। So US overseas lender panicked at the first sign of trouble. अब जैसे ही 1929 के पीरियड में मंदी की धमक लगी तो उनको लगा भी कहीं पैसा ना डूब जाए, तो जो लेंडर्स थे, जो उन्होंने पैसा दिया था, तो वो अब थोड़ा पैनिक होने शुरू हो गए।
In the first half of 1928, US overseas loans amounted to over $1 billion. ठीक है, तो क्या हुआ कि 1928 के फर्स्ट हाफ तक क्या हुआ, $1 बिलियन जो था वो किस पे चल रहा था, लोन पे चल रहा था, जो यूएस वालों ने अदर जगहों पे दे रखे थे। अ ईयर लेटर इट वाज 1/4 ऑफ दैट अमाउंट। पर जैसे ही मार्केट में मंदी आना शुरू हुआ, मंदी आया तो लोगों ने जिन्होंने पैसा उधार पे दिया हुआ था तो उनको क्या हुआ, उनको लगा भाई ऐसे तो पैसा डूब जाएगा, तो उन्होंने अपना पैसा वापस खींचना शुरू कर दिया। तो 1928 में फर्स्ट हाफ तक तो $1 बिलियन अमेरिका के लोगों ने कर्जे पे दे रखा था। अब जब पैसा वापस उन्होंने खींचना शुरू किया तो 1929 तक कितना रह गया, 1/4। ठीक है, यानी कि उन्होंने मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो थी वो वापस ले ली। कंट्रीज दैट डिपेंडेंट क्रूशियली ऑन यूएस लोन नाउ फेस एन एक्यूट क्राइसिस। अब जो कंट्री का गुजारा ही अमेरिका के लोन्स पे चल रहा था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उनको ही, बिकॉज यूएस लेंडर्स ने उनसे पैसा वापस ले लिया। ठीक है, अब उनके पास फाइनेंस नहीं है, यानी कि स्थिति और बिगड़ गई। कुछ तो पहले का नहीं चल रहा था, अब अमेरिका ने अपना पैसा वापस खींचा तो उनके जो प्रोजेक्ट थे वो थम गए, तो उससे और ज़्यादा हिट आ गया। ठीक है, द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड दाओ इन डिफरेंट वेज। तो अलग अलग जो यूएस ने अपना पैसा खींचा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के असर पड़े। इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक। और यूरोप में तो बाकायदा कुछ बैंक ही कोलैप्स हो गए, फेल हो गए। और नॉट ओनली इन यूरोप, ऑल थ्रू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, स्पेशली अमेरिका एंड यूरोप, यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में बैंक्स जो थे वो फेल हो गए। ठीक है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बैंक उस टाइम पे फेल हो गए थे एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। एंड कोलैप्स ऑफ करेंसीज सच एज ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। और यूरोपियन करेंसीज उस पीरियड में बिल्कुल लो लेवल पे आ गई, उनका जो कन्वर्जन रेट था बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री जो थी बिल्कुल ख़त्म हो गई, बैंक फेल हो गए। इन लैटिन अमेरिका बेटा बोलते हैं हम लोग साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो एरिया है उनको हम लोग लैटिन अमेरिका बोलते हैं। So in Latin America and elsewhere, it intensified the slump in agricultural and raw material prices. Okay, तो as you know, अब एग्रीकल्चर का तो पहले ही बुरा हाल था, और साउथ अमेरिका में भी ज़्यादातर जो लोग थे एग्रीकल्चरल बेस्ड एक्टिविटीज़ ही कर रहे थे, तो उनके रॉ मटेरियल का एंड अदर फूड प्रोडक्शन की जो वैल्यू थी वो भी कम हो गई। ठीक है, तो इस तरह कंडीशन जो थी वो और ज़्यादा बिगड़ती ही चली गई। ठीक है, so these were the some basic reasons for Great Depression 1930. Okay, so now some countries that took some major events, तो अभी इसके जो रिजल्ट हैं, बिकॉज ग्रेट डिप्रेशन का एक मेजर इम्पैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड पड़ा। ठीक है, वो सिर्फ यूरोप तक ही लिमिटेड नहीं थे। उसके रिजल्ट बैंक फेल हो गए, क्रॉप्स फेल हो गया, सारा इंडस्ट्री फेल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो वो एक मेजर टॉपिक है हमारा। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, क्या क्या रिजल्ट आप ग्रेट डिप्रेशन के लगे, तो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।